नमस्कार, मैं हूं आपका साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का ई कॉन्क्लेव। ई कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है और इस ई कॉन्क्लेव के जरिए न्यूज़ वन इंडिया से कई हस्तियां जुड़ चुकी हैं। राजनीतिक प्रशासनिक हस्तियों से हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसी होगी हमारी दुनिया कोरोना के साथ और कोरोना के बाद। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूनम संत महिला विकास समिति के सचिव अभिषेक संत। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया की ई कॉन्क्लेव में। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक, सबसे पहला सवाल अमूमन मेरा ई कॉन्क्लेव के हर एक गेस्ट से रहा और वो यही सवाल है कि जब हम कहते हैं कि एक ई कॉन्क्लेव इस टॉपिक पर कि कोरोना के साथ और कोरोना के बाद, तो एक जो पिक्चर पोर्ट्रे होती है वो क्या है आपकी नजर में? वो क्या पोर्ट्रे होती है? देखिए, सर्वप्रथम तो कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका हम सब ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी महामारी हमारे बीच आएगी। पर जिस प्रकार से ये महामारी आज पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ रही है, इसके मद्देनजर उस महामारी से लड़ने के साथ साथ हमें आने वाले कल में किस प्रकार से अपने आप को और पूरे विश्व को और खास तौर पर भारत देश को किस तरह से संतुलित करना है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया, उसका मैं स्वागत करता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं इस तरह के राहत पैकेज के लिए। परंतु एक छोटी सी मेरी उसमें एक कह सकते हैं कि एक कोशिश है कि जिसको सरकार को शायद आपके चैनल के माध्यम से सुनना चाहिए और उसको ज्ञान में लेकर के उस पर विचार विमर्श कर कुछ करना चाहिए कार्रवाई। तो ये है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज इन्होंने लोन के माध्यम से कर्ज के माध्यम से जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाने का जो प्रयास है, उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जरूरत है एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की, जिसमें कुछ स्वयंसेवक संस्थाएं जिन्होंने कोरोना के महामारी वक्त पर जिस तरह से सारे देश की स्वयंसेवी संस्थाओं ने आगे आकर के मदद करी लोगों की एवं सरकार की, उसी प्रकार से जब आज देश को और लोगों को संतुलित करने का जब समय है, तो उसमें भी सरकार को स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता को साथ में ले करके जरूरतमंद लोगों तक सही प्रकार से जो चीजें इन्होंने जारी करी है उसको पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, विनती है हमारे। लेकिन आपने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का जिक्र किया है, तो मैं यही आपसे पूछूंगा, उसको डिफरेंशिएट जिस तरीके से किया गया है ये वो भी आपने देखा होगा। आपको लगता है कि 3 लाख करोड़ एमएसएमई सेक्टर को दे दीजिए, आप किसानों को दे दीजिए, तमाम जो उसको डिफरेंशिएट किया गया और बांटा गया उसको, उससे कहीं ना कहीं जो एक लॉस हुआ इन 3 महीनों के अंदर वो रिकवर हो जाएगा? नहीं, ये तो देखिए 20 लाख करोड़ में ऐसा नहीं है कि सारा पैसा गरीबों के लिए है। और जिस प्रकार से कई विपक्षी दलों ने इस पर मुद्दा भी बनाया कि कहीं ना कहीं उस पैसे को डायरेक्ट उनके अकाउंट में दे देते तो शायद संभवतः और ज्यादा उनकी मदद हो सकती थी। पर इसके साथ साथ अब जो होना है वो सरकार के ही पक्ष में है, तो जो सरकार करती है उसको हमें मानना पड़ेगा और हम अपने सुझाव तो दे सकते हैं, पर उसके सुझाव के साथ साथ अगर उस पर अमल करती है सरकार, जैसे मैंने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को भी उसमें शामिल करना चाहिए और या तो उनके माध्यम से कुछ ऐसी स्कीम बना करके उन लोगों तक पहुंचाएं जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको आगे चल करके दिक्कतें आएंगी। अगर उन तक वो चीज सही तरीके से पहुंचती तो मुझे लगता है कि जो हम चाह रहे हैं कि कल क्या होगा, उस कल का शायद निर्माण हम अभी कर सकते हैं। और उसके लिए सरकार अभिषेक, एक चीज और भी है। देखिए 2 महीने में एक कहीं ना कहीं कोरोना के हमने जिस भयावह रूप को दिखा वो भयावह था और बहुत भयावह है आज की डेट में भी और आज के दिनों में भी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कुछ अच्छी चीजें भी कोरोना से देखने को मिली कि लोगों के हाइजीन मेंटेन करने की जो एक आदत है वो बनना शुरू हुई हिंदुस्तान के अंदर। आपको लगता है कि नेचर की तरफ दोबारा से, आयुर्वेद की तरफ दोबारा से, आयुष की तरफ दोबारा से लोगों का देखने का नजरिया बनने लगा, ये आगे आदत बन जाएगा और आने वाले समय में हम एक बार फिर से उसी दौर को देखने लगेंगे जिस दौर में लोग प्रकृति पर निर्भर हुआ करते थे? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल उचित है। जिस प्रकार से कोरोना का दुष्प्रभाव था तो उसका कहीं ना कहीं कुछ अच्छे प्रभाव भी हमें देखने को मिले, जैसे कि पर्यावरण को देख लें। पर्यावरण का जिस तरह से आज पहले बदहाली थी, आज हम सब उसको देख रहे हैं। कई सारे ऐसे सर्वे भी आ रहे हैं जिनमें हमने देखने को मिला है कि किस तरह से पर्यावरण आज स्वच्छ हो गया है, नदियां हमारी स्वच्छ हो गई हैं। और पहले इतने सारे पैसे हम लोग स्वच्छता अभियान को लेकर के चलाते थे,
पर आज उस स्वच्छता अभियान को पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। उस अभियान के माध्यम से जो हम स्वच्छता के लिए पैसा लगाते थे, आज उन अभियानों को अगर हम सही तरीके से, उनका जो पैसा है अगर सही तरीके से गरीबों के लिए लगा देते हैं और किसानों के लिए लगा देते हैं और उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद हैं, तो शायद वो पैसा कहीं ना कहीं उनके लिए सही इस्तेमाल में आ सकता है। बिल्कुल। तो और ये स्वच्छता की आपने बात की, पर्यावरण की आपने बात की, गंगा यमुना के सफाई के लिए कई सालों से यहाँ पर सरकारें बनती और बिगड़ती रही। इसके अलावा बजट आते रहे, बजट जाते रहे, लेकिन मुझे लगता है ये तो गंगा यमुना को साफ करने के लिए किसी बजट और किसी सरकार से ज्यादा आम आदमी की जरूरत है। अगर आम आदमी चाहे, मैं और आप चाहें, तो गंगा यमुना साफ रह सकती है। देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी करी है। हम अगर तुलना करते हैं हमारे से और बाहरी देशों से, जो विकासशील बाहरी देश हैं, तो कहीं ना कहीं वहां के लोग जागरूक हैं और जागरूक करने में कहीं ना कहीं वहां की सरकारों का भी हाथ है। वहां के जो नियम कानून बनाए गए उस तर्ज पर बनाए गए हैं कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उसकी सजा मिलेगी। पर भारत में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक ऐसी जगह ले चुका और ऐसी जड़ बन गई है कि वो भ्रष्टाचार के कारण जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। चाहे वो हमारा प्रशासनिक अमला हो, चाहे शासनिक अमला हो, वो कहीं ना कहीं कुछ हेराफेरी कर करके, और ये जो सही चीज है उसका पालन नहीं हो पाता। अगर सही तरीके से हम पालन करते हैं और सही तरीके से नागरिक को हम बताते हैं और बताते हैं और उसकी पेनाल्टी जो है वो तय करते हैं और सही तरीके से तय करते हैं, तो शायद जो हम चाह रहे हैं कि नागरिक हमारा जागरूक होगा वो होगा और भारत एक विश्व में एक महान देश बनकर उभरेगा, नो डाउट। बिल्कुल। और साथ ही साथ अब क्योंकि आने वाले समय में अब सिर्फ और सिर्फ हम इसकी बात नहीं कर सकते कि देखिए कोरोना आया, इतना नुकसान करके, हमें ये देखना होगा कि हम कोरोना के साथ कैसे जी सकते हैं, हम कोरोना के साथ कैसे भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस तरफ जब नजर हम बढ़ाते हैं तो आपकी नजर कहती है क्या चीजें होंगी जो कि अब इंप्लीमेंट करना होगा या चेंज करना होगा हमें आदतों से लेकर, और क्या एक कहना क्या चाहिए जो इंडिया का एक वर्क फ्लो है उसमें भी चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि हमें तो अब इसके साथ जीना है। नहीं, हमने बहुत कुछ सीख लिया और जो आने वाला कल है वो हमें, देखिए, एक सबसे बड़ी चीज हाइजीन। पहले किसी को सैनिटाइजर के बारे में पता ही नहीं होता था, मास्क किसी को पता ही नहीं होता था। आज देखिए जन जन तक मास्क और सैनिटाइजर का ऐसा मतलब सभी को जानकारी पहुंच गई, इंफॉर्मेशन हो गई है कि आज हर कोई सैनिटाइजर जानता है। गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में लोग सैनिटाइजर के बारे में जागरूक हो गए। हाथ धोना जो कि एक नियम नहीं था किसी के घर में, किसी के परिवार में, पर आज सबको पता है कि हाथ धोना कितना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से देखेंगे। पहले क्या होता था, जरूरत की चीजें नहीं भी होती तो भी हम बाहर निकलना चाहते थे, गाड़ियां लेकर निकलता था। पर कोरोना और लॉकडाउन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि बिना जरूरत के, बिना किसी कार्य के हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे देश में प्रदूषण और हमें कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट भी बचाने को मिलता है। अगर हमारे तेल के और सारे खर्चे बचते हैं तो हमें बहुत कुछ बचाने को मिल रहा है। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये जो आपने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले हम सैनिटाइजर और मास्क को समझते भी नहीं, तो आज हम सैनिटाइजर और मास्क की, आप देख सकते हैं एक शहर के अंदर 100 फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ा बूम मिलेगा आने वाले समय में। वेंटिलेटर हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज हर डिस्ट्रिक्ट में आपको वेंटिलेटर मिल गया। ये ब्लेसिंग्स कहनी चाहिए मुझे लगता है कोरोना की। बिल्कुल तुषार जी, आपने सही कहा कि एक तो वेंटिलेटर और ये सारी चीजें ऐसी थी कि जो स्वास्थ्य हमारी सुविधाएं थी वो कहीं ना कहीं लचर थी और कोरोना के लिए कहीं ना कहीं हम पहले से तैयार नहीं थे। परंतु अब आने वाले कल के लिए जिस प्रकार से हमने अभी तैयारी कोरोना में की है, अगर आने वाले में कोई ऐसी महामारी आती है तो शायद उसका सामना हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम जान माल का खतरा बचा सके। परंतु अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी बात जरूर रखना चाहूंगा, वो यह है कि जिस प्रकार से क्वारंटीन सेंटर आपके मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, जानने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से क्वारंटीन सेंटर्स का अभी बदहाली का हाल चल रहा है, और कई तो ऐसे इलाके हैं जहां पर शहर से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूरी पर है, पर वहां पर ये जाने और देखने को मिलता है कि वहां पर जो क्वारंटीन सेंटर पर रखे गए लोग हैं वो कुछ समय के लिए वहां पर रहते और उसके बाद वहां से निकल करके वो चाय, नाश्ता, तंबाकू, सिगरेट का इस्तेमाल करके। अच्छा अभिषेक जी, श्रमिकों की भी बात कर लेना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना की बात होगी, और आज ही नहीं, मेरे आपकी भी जब बात हो रही है तब नहीं, बल्कि भविष्य में भी जब भी कोरोना केस होगा, श्रमिकों मजदूरों का जिक्र जरूर होगा। श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या है। ट्रेनों के अंदर खाने पीने की समस्या है। तस्वीरें आप तक भी पहुंची होंगी, जब कहीं स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो छपट पड़े वो खाने के लिए। वो उनकी भूख थी, वो उनकी प्यास थी, हम उनको उसमें उनका दोष नहीं ढूंढ सकते। क्यों वो समस्याएं आ रही हैं, क्यों उन तक पीने की दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, इसके लिए मैं पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार मानता हूं, वो चाहे राज्य हो या केंद्र की सरकार हो।
श्रमिकों का आना जाना रेलवे के माध्यम से है और रेलवे स्टेशनों पर ही उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो रेलवे स्टेशन जितने भी हैं वो सरकार के अधीन है, तो वहां पर सुचारू रूप से उनके खाने की व्यवस्था और पीने की व्यवस्था कराना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए सरकार ही अंत तक जिम्मेदार होगी अगर वो उनके खाने पीने का बंदोबस्त नहीं करे। बिल्कुल, साथ ही साथ क्वारंटाइन सेंटर्स की भी हम अगर खास तौर से बात करें, क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक भी हैं, कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं कुछ अलग भी नजर आती हैं। उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर सरकार की जो तैयारियां थी वो कहना चाहिए अप टू द मार्क थी या कहीं ना कहीं कमी पेशी रही? नहीं तुषार जी, जिस प्रकार से कोरोना एक इतनी बड़ी महामारी का रूप धारण कर हमारे देश में आई, तो हमें तो ये समझना चाहिए था कि हमें उसको जितना हो सके स्वच्छता के साथ अपनाना है। स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले हमारे खुद प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने सभी जागरूक किया स्वच्छता को लेकर के। परंतु कहीं ना, चाहे बिहार का हाल आप देख लीजिए, कहीं यूपी का हाल देख लीजिए, पंजाब का हाल देख लीजिए, क्वारंटीन सेंटर्स वो हाल है जहां पर शायद मनुष्यता को ही हम कह सकते हैं तादार कर रहे हैं, जहां पर जानवरों की तरह इंसानों को रखा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की विफलता ही है कि हम क्वारंटीन सेंटर को सही तरीके से नहीं चला पा रहे। वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदार है, उसकी देखभाली के लिए एक मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए। और मैंने इसमें कहा आपको खास तौर पर कि कहीं ना कहीं जो समाज सेवक संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने आज कोरोना के संकट में जब सहायता दी है, उनको भी साथ ले करके एक कमेटी गठित कर इन सभी चीजों को पर मॉनिटरिंग करने के लिए एक कमेटी का गठन सरकार को करना चाहिए। अच्छा, गरीब तक 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज पहुंचे, इसके लिए भी संस्थाओं की मदद लेनी चाहिए क्या? तो बिल्कुल, जब संस्था ने आपको हर तरह से, हर माध्यम से ऐसे संकट के समय में आकर के आगे और सरकार के साथ साथ मनुष्य इंसान की मदद करी है, तो आज जब वो राहत पैकेज की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं उन संस्थाओं को भी लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार जन जन तक पहुंचने में असफल हो जाती है। इस कारण कहीं ना कहीं संस्थाओं का जो साथ लेकर के अगर कार्य करती है सरकार, तो जो हम चाहते हैं कर पाना वो शायद हम कर पाएंगे। ठीक है, पूनम संत महिला विकास समिति के आप सचिव हैं, इसलिए मैं आप ही से सीधे ये सवाल करता हूं, इस समिति की तरफ से इस पूरे कोरोना संकट में किस तरह से लोगों की मदद की गई, या मदद का मैं एक पूरा अगर पोर्ट्रेट देखूं तो उसमें पूनम संत महिला की विकास समिति की तरफ से क्या योगदान रहा इस पूरे काल में? देखिए, पूनम संत महिला विकास समिति ने पूरे देश में, जहां तक खास तौर पर पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां हमारे लोग थे, उन्होंने जा जाकर जो लोग मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्रियों का, पानी का एवं सरकारी जो बसें आती थी, उन बसों के जो भी लोग थे उनको पानी, खाना और जो भी स्वच्छता से संबंधित सामग्रियां थी उनका वितरण किया और वो उन तक पहुंचाने का कार्य किया। और अभी अच्छा, अब ये तो हो गई सारी वो बातें कि किस तरीके से चीजें हो सकती थी, लेकिन अगर मैं सीधे तौर पर आपसे ये सवाल करूं कि भविष्य अब हमारा बड़ा ही अलग तरीके का होगा। अभी सरकार कोशिश कर रही है कि जान भी बचा ले, जहान भी बचा ले, इसीलिए एक तरफ नंबर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ लॉकडाउन को बढ़ाते हुए भी रियायतें दी जा रही हैं लोगों को। तो ये आपको लगता है कि कब तक ये स्थिति रह सकती है, और जब तक रहेंगी तब तक किस तरह से देश आगे बढ़ेगा? नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान है तो जहान है। पर यहाँ बात ये हो गई, लॉकडाउन खोलने के तुरंत बाद हमने जो स्थिति देखी है वो भयावह है और बहुत भयानक है, जिससे हमें लगता है कि देश में जो कोरोना की स्थिति थी वो शायद और आगे जाकर बद से बदतर हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से शायद लॉकडाउन खोलने में ज्यादा जल्दबाजी दिखाई गई। उसको थोड़ा सा ढील जो दिया गया, उसको थोड़ा सा सुचारू रूप से अगर किया जाता तो और अच्छा होता, क्योंकि आज हम अभी गांव में जाकर देखते हैं, ग्रामीण सेक्टरों में जाकर आप खुद देखेंगे। आप देखिए, लॉकडाउन तो अभी भी है, लेकिन ये है कि रियायतें दी हुई हैं, लेकिन ये रियायतें कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती हैं, आपका कहने का मतलब ये है। लेकिन कब तक? क्योंकि आने वाली स्थिति, भविष्य की तस्वीर को हम देखें तो भविष्य की तस्वीर में बहुत सारे संकट है, रोजगार का एक बहुत बड़ा संकट आने वाले समय में होगा, इसके अलावा सबकी आर्थिकी बिगड़ेगी, बहुत कुछ ऐसा होगा। किस तरीके से फिर इसको संभालेंगे? क्योंकि आपने संस्थाओं का जिक्र किया और आप भी एक संस्था से हैं, ऐसे में मेरा सवाल इसलिए क्योंकि संस्थाओं के ऊपर भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब समाज सेवा की बात आती है। नहीं, कहीं ना कहीं संस्थाएं जो हैं, देखिए, जो सरकारी एजेंसियों की जो भी चीजें होती हैं, जो हमें सरकारी नियम में पता है या जो भी सरकार की नीति आती है, उस नीति को इस्तेमाल में लाते हुए हम जहां तक जो हो सकता है वो मदद करने का भरसक प्रयास करते हैं। परंतु उसके साथ साथ
हमें शामिल करना चाहिए। इस पर भी हम जोर दे रहे हैं बार बार आपके बिल्कुल। माध्यम से कि सरकार को हम सबको लेकर के अगर कोई प्लान करती है या कुछ करती है तो कम से कम हम जैसे लोगों को शामिल करें, हमारी संस्थाओं को शामिल करें। देश में इतनी सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनको शामिल करके और कुछ भी नियम बनाना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभिषेक संत का साफ तौर पर यह कहना था कि संस्थाओं को अगर सरकार लेकर साथ चलेगी तो ये आम आदमी तक, गरीब आदमी तक, आखिरी पायदान पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक हर योजना पहुंच सकती है। इसके लिए संस्थाओं का सहयोग की बहुत जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।